प्रणाम स्थिति में आप बैठेंगे या खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे दीजिए। आज का नया विषय है, उस विषय का नाम है वेरिकोज वेन से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं, यानी हमारी शरीर के अंदर कुछ धमनियां होती हैं जिनमें खून बहता है, कुछ होती है नसें। तो ये वेरिकोज वेन से जुड़ी समस्या होती है। तो वेरिकोज अपने आप में एक रोग है। ये है क्या? ये नसों में सूजन हो जाती है, फूल जाती हैं। वो कैसे फूल जाती है, उसके पीछे कारण क्या रहता है? हमारी जो पाँव की नसें नीचे की जो ओर है, ज़्यादातर ये पाँव में नीचे यहाँ पर पीछे की तरफ नज़र आता है वेरिकोज की समस्या। अब वेरिकोज दिखता कैसे है? ये यहाँ पर नीले नीले रंग की या बैंगनी कलर की, या ऐसे ज़्यादा हो जाए तो काला रंग ऐसा पड़ जाता है। तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आपको नसें जो होंगी वो उभर जाती है, फूली हुई नज़र आएंगी। जैसे आपको कई बार देखा होगा, किसी का भी नसें बचपन में जो बड़े हैं वैसे भी उनकी कुछ नसें एक दो नज़र आती है नीले रंग की, हाथों में नज़र आती ना, ये तो नॉर्मल है। एक जब आती है उसमें वो बिल्कुल क्लियरिटी से दिखता है, नीला रंग और बैंगनी कलर का ऐसा उसमें वेन्स नज़र आने लगती है। अब ये होता क्यों है? अब उसके पीछे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन, ये डिसऑर्डर, वैसे ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर कैसे होता है ये? तो हमारा पाँव से जो ब्लड सर्कुलेशन उठ करके हृदय तक आना होता है वो हृदय तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि नसों में वॉल्व्स रहते हैं। वॉल्व जो होते हैं वो धक्का देते हैं आपके खून को ऊपर पहुंचाने के लिए, नहीं तो खून एकदम नीचे चला जाए, क्योंकि वॉल्व्स बंद कर देते हैं इसे, ताकि ऊपर तो जाए, रुक जाता है वो, फिर नीचे नहीं गिरे। अब वॉल्व्स की जो ताकत है धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाती है, तो खून ऊपर जा नहीं पाता। वेन्स का काम होता है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त नसों में रहता है। तो अशुद्ध रक्त का रंग जो होता है, आपने देखा जहर जो होता है वो रंग किस कलर का होता है? नीला रंग का होता है। तो नसें भी नीले रंग की प्रकट होने लगती है। कुल मिलाकर के शरीर के अंदर बड़ी बात देखें तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से शरीर के अंदर नसें पाँव की है, हाथों की है, बहुत जगह अलग अलग नजर आती है, विशेष रूप से पाँव में, क्योंकि ये इनका ऊपर एक तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है नीचे का, और ऊपर उठने के लिए उसके लिए प्राण चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए वो यदि वॉल्व कमजोर होते हैं तो ऊपर हमारा रक्त बढ़ नहीं पाता और वो वहीं पर जमा होकर के स्वेलिंग के रूप में नुकसान देने लगता है। तो ये आजकल समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पहले होती थी, बहुत कम होती थी। जैसे कोई व्यक्ति कोई ज़्यादा दुकानदारी का काम करता है, खड़े रहने का काम करता है, बैठकर सीटिंग ज़्यादा होती है, मूवमेंट कम है, तो उनको ये समस्याएं आती थी। तो अब ये सामान्य हो गया है कि हम घर में, ऑफिस में, कहीं भी हम ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं रहे, तो पाँव में स्वेलिंग बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, और नसों की मूवमेंट न होने से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो उससे जुड़े कुछ प्रमुख अभ्यास करेंगे और साथ साथ में बहुत सारी बातें भी हम समझते जाएंगे। ज़्यादा इसमें अभ्यास है नहीं, 4-5 कुछ विशेष आसन है उनको करेंगे। उनमें से एक खड़े होने का आसन है। तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। खड़े होने के बाद सम स्थिति में ऐसे खड़ना है, क्योंकि इसमें बहुत तेज गति वाले अभ्यास नहीं करने होते। तेज गति से इस शरीर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मान लो कोई नसें कहीं
आपने देखा सर्दियों में पाइप मोड़ कर रख दिए और सुबह उठे वो अकड़ी हुई मिलेगी। अब अकड़ी हुई पाइप मिलेगी, कहीं उसमें मुड़ गया है तो आप उसको तेजी से हवा उसमें या पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, नल जहां से वो टैप लगा हुआ है वो एकदम से टूट सकता है, फूट सकता है, वहां से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब इस तरह की ब्लॉकेज ज्यादा रहती है तो उसमें बहुत ज्यादा उछल कूद, तेज गति से सूर्य नमस्कार, तेज गति वाले अभ्यास नहीं करने होते ताकि उनके अंदर प्रेशराइज होती है वो। तो अब आप खड़े होकर के एक अभ्यास, उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे नर्व सिस्टम पर भी काम करता है, रीढ़ की हड्डी को सक्रिय करता है और प्लस इसके साथ साथ पाँव की नसों को जब आप खींचेंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग होगा तो सर्कुलेशन ठीक होता है। क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो डिसऑर्डर केस होता है, ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर केस होता है ये। तब वो ठीक हो गया तो आपकी नसें भी ठीक हो जाएंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाएं। बैलेंस नहीं बने तो पाँव में हल्का सा अंतर ले लें। हथेलियां आसमान की ओर कर दें, श्वास छोड़ दें, फिर धीरे धीरे श्वास भरें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं। एंटरलॉक लगा लेंगे और धीमी धीमी गति से श्वास छोड़ा और फिर भरते हुए ऊपर करें। और यदि हम उठ सकते हैं एड़ियों पर तो उठा के अपने आप को रखिए और बैलेंस बना के रखो, सामने देखो, श्वास सामान्य रखिए, बहुत धक्का नहीं करना अपने आप से, यथा सामर्थ्य अभ्यास करना है। श्वास सामान्य रखिए, दृष्टि सामने, पेट अंदर, सीना बाहर। हाथों में रक्त का प्रवाह जो है वो हृदय की ओर दौड़ रहा है, हृदय को बल मिल रहा है इससे। हथेलियां ऊपर हैं, हथेलियां बिल्कुल रक्त से हल्की हो रही है, खाली हो गई हैं। अब धीरे धीरे पैरों के एड़ियों को रखो धरती पर, नमस्कार स्थिति में आई। 5 कहने पर, 6 कहने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ साइड में लाओ, 7 कहने पर श्वास भर लीजिए, 8 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाइए। तो ये 8 स्टेप में कंप्लीट होता अभ्यास। आप यदि बैलेंस नहीं बना सकते, सहारा लेके दीवार के पास खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जा करके ऐसे रोक करके सीधा रखें और ऊपर ऐसे खींचना है। एंटरलॉक लगा के तो इसलिए खींचते हैं ताकि आपके हाथ जो है ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं हो, पूरा बैलेंस बने, बाजुएं कान के टच हो जाए, इसलिए हम ये करते हैं। अब अपने स्थान पर बैठ जाइए, धीरे से बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो अभ्यास करने होते हैं उनमें से प्रमुख अभ्यास जो होते हैं वो आपको प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अब ये समझ लीजिए कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये रोग लगता क्यों है। कुछ इसके प्रमुख कारण हैं। उनमें से पहला कारण तो ये होता है कि आप लंबे समय तक कहीं खड़े रहते हैं तो ये रोग बनेगा क्योंकि सर्कुलेशन का रिदम टूटता है। या फिर लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, पैर को मोड़ के रखते हैं तो इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन आपका कमजोर पड़ता है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, पर आपको इसमें वज्रासन में नहीं बैठना क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ता है इसके अंदर। और दूसरा हमारा एक बड़ा कारण तो होता है मोटापा। मोटापा बढ़ता है तो नसों के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है तो उस पर भी दबाव बढ़ने लगता है, तो वो भी एक वेरिकोज का कारण बनता है। एक गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान भी नसों में, पैरों में दर्द उठना स्टार्ट होता है, कारण हार्मोन बैलेंस भी बिगड़ता है, प्लस शरीर का एक मोटापा भी बढ़ने लगता है। दोनों बड़े कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दिक्कतें आती है, बचपन में कम होता है ये, जैसे एज बढ़ेगा 40-50 होने लगते हैं तो धीरे धीरे ये समस्याएं आती है। कारण क्योंकि आपकी नसों में जो वॉल्व्स बताए हैं वो वीक होने लगते हैं। हमारे वॉल्व्स वीक होंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पूरा हृदय तक नहीं पहुंचेगा, टूटता है उसका रिदम। एक छठा कारण आता है अनुवांशिक, यानी परंपरा से यदि परिवार में किसी को यदि पहले रहा है वेरिकोज की समस्या तो उसके कारण भी ये आपको भी हो सकती है। तो अब ऐसा नहीं कि आपको हो गया आप ये एक्सेप्ट करेंगे मेरे को तो होगा ही, ऐसा नहीं है। आप उसे प्राणायाम के माध्यम से जो भी अभ्यास बताए जाएंगे आपको उनको करके ठीक कर सकते हैं। फिर एक रहता है व्यायाम की कमी, मूवमेंट कम होती है आपकी।
आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर खा पी के आराम करना पसंद करते हैं, तब ये समस्याएं आती है। एक हार्मोनल कुछ अनबैलेंस एज के साथ भी और कुछ गलत खान पान की वजह से हार्मोन बिगड़ने से ये नसों में दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रमुख कारण मैंने आपको बताए, ये हमारे हैं प्रमुख इसके कारण। डायग्नोसिस यदि आप करें तो कुछ सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं, यदि आपको मालूम नहीं है तो कैसे पता चले, ठीक है। उसमें बड़ा पहले तो है पैरों में सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पैरों में सूजन, स्वेलिंग आने लगती है, पैर मोटे मोटे होने लगते हैं। आपने देखा जिनका शुगर होता है पैर मोटे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पैर लटकने से, कुछ सफर करते हैं तो सीट पर बैठते रहने से पैरों में स्वेलिंग आती है। अब केवल स्वेलिंग ही नहीं आती, उनके नसों में भी स्वेलिंग आने लगती है। उनको ऐसे पिचकाए तो ऐसे उंगली अंदर चली जाती है। तो ऐसा स्थिति जो होता है, पानी भरना जिसे हम कहते हैं, ये एक रोग होता है अपने आप में। भारीपन लगता है पैरों में, ऐसा वजन, ऐसा भार लगता है। कई बार देखो पाँव के तलवे जल रहे हैं, पैरों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है ज्यादा। वो क्यों होती है? अशुद्धता के कारण। मान लो आपके रक्त में पित्त बिगड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है मात्रा, तो आपको खारिश होगी। गंदगी से खारिश होती है, स्वच्छता में खारिश नहीं है। यानी हमारा दम कहाँ घुटता है? अशुद्धता है जहां जहां अशुद्धता होगी वहां पर खारिश भी होगी। बॉडी में एक निशान बनने लग जाएंगे नीले कलर के, कुछ दिखते होंगे कई बार। तो वो सब किसके कारण से? ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हो रहा है। लंबे समय तक खड़े रहना या लंबी रात तक आपके पैरों में, कई बार देखा रात को पैरों में ऐंठन आते, क्रैम्प्स आते हैं, तो ये प्रारंभिक है कि आपका सर्कुलेशन बिगड़ रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाना है, वो सब अभ्यास आपको बताएंगे। एक तो हमने किया अभी ताड़ासन। ताड़ासन करने से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेचिंग हो गई। रीढ़ की हड्डी नहीं है वो, एक अपने आप में चेन होती है। जंजीर देखा आपने? जंजीर की भांति होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें भी एक अलग अलग छोटे छोटे उसमें क्या बने हुए हैं? कार्टिलेज हैं। कार्टिलेज क्या है कि वो वहां पर वर्टिब्राज रहती हैं। तो वो कशेरुकाएं जिन्हें हम कहते हैं, मेरुदंड में कशेरुकाएं होती हैं, वो ऐसे लॉक रहती है, नुकीली रहती है। तब जब हम ऐसे स्ट्रक्चर बिगाड़ते हैं या बहुत ज्यादा वजन उठाने का जो व्यक्ति काम करते हैं ना, तो वेरिकोज वालों को वजन उठाने के लिए मना किया गया है। क्यों? पिचकता आदमी, उससे पिचकता है तो प्रेशर पड़ता है, हार्ट के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा। वजन उठाओगे तो लोड कहाँ आएगा? हार्ट पर। तो हृदय पर लोड पड़ेगा तो नसों पर लोड आएगा। लोग देखा वो वजन उठाते नसें फूल जाती हैं। क्यों फूली? क्योंकि प्रेशर पड़ा शरीर के अंदर। तो वेरिकोज वाले को ऐसा नहीं करना। इसलिए ज्यादा जिम करने वालों को समस्याएं सामने आती हैं ये, क्योंकि नसें फूलकर बाहर निकल जाती हैं न्यूडल्स की तरह। तो वो वहां पर अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन की कमी है उनमें। यदि वो अपने प्राणायाम के साथ कुछ अपनी मालिश को साथ में बैलेंस करके चलते हैं तो ठीक रहते हैं, नहीं तो उनके आने वाला समय जो होता है सुखद नहीं होता, बिगड़ता ही बिगड़ता है उनका। चलिए अब हम कुछ अभ्यास में से जो प्रमुख सबसे अभ्यास है उसका नाम है, सबसे प्रमुख उसका है विपरीत करणी अभ्यास। विपरीत करणी एक मुद्रा भी है और नॉर्मल हम आसनों में करते हैं इसे। तो विपरीत करणी, जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता वो विपरीत करणी करे। विपरीत करणी में ध्यान देना है जिनका बीपी हाई है, ब्लड सर्कुलेशन यानी जिनका पहले से ब्लड बढ़ा हुआ है, वो सर्वांग आसन ये सब नहीं करता बीपी का। तो उसके लिए कुछ एक अभ्यास बता देंगे अमित जी। वो चेयर इधर लेकर आओ एक बार। तो उसके लिए एक अभ्यास आपको बता देंगे, क्या वो कर सकते हैं। सरल अभ्यास है उनके लिए, आप भी घर में कर सकते हैं। रखिए, मान लीजिए आपने चेयर रख लिया सामने और लेटना है। लेट करके जिनका बीपी हाई है, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए केवल सरल अभ्यास है। वो केवल और केवल या तो 2 पिल्लो रख करके उस पर अपने पैरों को रख लें, या फिर इसके ऊपर आप पैर को दोनों को ऊपर रख लेंगे ऐसे, जिससे आपका रक्त का प्रवाह जो है वो आगे हृदय की तरफ आने लगे। जो यहाँ ब्लॉकेज बताए आपको, जैसे वॉल्व्स बताएं, तो वहां से आपको राहत मिलेगी। आंखें नॉर्मल रखें, हथेलियां आसमान की ओर करके आप इसमें 10 से 15 मिनट रुकेंगे इसमें। ये जो अभ्यास है
उसमें 10-15 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। आधा मिनट 1 मिनट से काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे रक्त का प्रवाह धीरे धीरे नीचे आएगा और इससे पैर आपके हल्के हो जाएंगे, पैरों में स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब दूसरा अभ्यास होता है, अब इसको करने के बाद आप फिर सीधे लेट जाएंगे शवासन में। ध्यान देना है, शवासन में भी आपको कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहना है ताकि रक्त का प्रवाह फिर वापस से नॉर्मल हो जाए। ठीक। अब मान लीजिए जिनसे ये बिल्कुल अभी नहीं होता, अब उनके लिए चेयर वाला अभ्यास बताया। अब जो ठीक है तो उसके लिए विपरीत करनी एक अभ्यास है, उसमें हम दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाते हैं। न तो ये सर्वांग आसन होता न ये हलासन होता। आपको हाथों को यहां पर रखना है, पैरों को ऐसे रखना, हल्का सा तिरछा, न पूरा सीधा। इस तरह से आप होल्ड करके रखेंगे। ये स्थिति जो होती है विपरीत करनी, आपका उल्टा रक्त का प्रवाह होता है, इसमें सूर्य और चंद्रमा का एक मिलन रहता है इसमें, तो विपरीत करनी ये मुद्रा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आसनों में इसको ले लिया है, वैसे ये मुद्रा है। इसमें श्वास सामान्य रखना है, आप रोक करके रखेंगे तो आप महसूस करेंगे खुद पाँव में रक्त का प्रवाह जो है धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है। पैर आपके बिल्कुल खाली सफेद नजर होने लगते हैं। अब इसमें भी आपको कम से कम 5 मिनट धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट से, और फिर धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। विश्राम दे करके शवासन में लेट जाएंगे। अब मान लीजिए अभी कोई बीपी की शिकायत नहीं है और नॉर्मल है, मोटापा भी इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये समस्या आ रही है, तो आप सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। एक अभ्यास सर्वांग आसन में, अब आपको कमर इसमें पूरी सीधी करनी है। जो ये करता है या तो वो सर्वांग करे या विपरीत करनी, इन दोनों में से एक करना है, दोनों अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से रोक के रखें। श्वास सामान्य रखना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे नहीं करेंगे, सिर में दर्द है तब नहीं करना। विपरीत करनी से प्रारंभ करेंगे, कुछ समय तक आप उसे करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेज बढ़ेगी तो आप इसमें आएंगे। धीरे 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 करके विश्राम दे दीजिए, वापिस से शवासन में लेट जाएं। ये अभ्यास जो है ये आपके लिए, इसके लिए सबसे अच्छा माना गया है, विपरीत करनी का अभ्यास। और शवासन में कुछ पलों के लिए आपको लेटना है। अभी आराम से करवट लेकर के बैठिए। एक अभ्यास और कर लेना है, उसमें या तो आप खड़े होकर के पाद हस्तासन करते हैं। एक तो खड़े होकर हम क्या करते हैं, पाद हस्तासन करते हैं, या फिर आप बैठे बैठे पश्चिम उत्तान आसन भी कर सकते हैं, पर इसमें ज्यादा समय तक होल्ड नहीं रखना। पश्चिम उत्तान जब हम करते हैं तो हमारा पिंडलियों की मांसपेशियां खिंचाव में आएंगी और पीछे कमर भी खिंचाव में आएगी। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। कमर सीधी है, धीरे धीरे आप अंगूठा पकड़ में आए तो अंगूठा पकड़ लीजिए, और आप केवल रोक के रखेंगे, तब भी आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा। बहुत ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है आपको, बस सामान्य इतना करके रखिए और ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना। ऊपर देखिए और अपने हाथों से इनको खींचना है, थोड़ा खींच सकते हैं तो बस ये काम आपको करना है। इससे आप नसों में खिंचाव महसूस करेंगे। वापिस आ जाएं। ये हो गया पश्चिम उत्तान। एक होता है खड़े होके पाद हस्तासन, यदि आप वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बैठे बैठे ये कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे ही होता है, हाथों को धरती पर स्पर्श कराना होता है। एक अभ्यास और है लेट करके, उसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को फोल्ड करना रहता है। पहले आप एक पैर को, यदि मोटापा ज्यादा है तो एक पैर को आप फोल्ड करें, हाथ से उसे ऊपर इंटरलॉक लगा के बांधें
और इसको ऐसे प्रेस करें। जो मैंने कारण बताए थे वेरिकोज में, उसमें एक मोटापा भी है। तो हमारा पाचन ठीक रहे, मोटापा कम रहे, और इसको प्रेस करने से हृदय पर बल पड़ता है, श्वास का फेफड़ों पर इसका पूरा संबंध रहता है, आंतें दबती हैं। फिर वापस गर्दन नीचे, दूसरे पांव से करें। इसे एक पाद पवन मुक्तासन बोलते हैं। सिंगल पांव से करना पहले। यदि इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब जाकर के आपको दोनों पांव से करना है। दोनों पैरों को मोड़ करके इस तरह से आप इंटरलॉक लगाएं, पैरों को ऐसे पकड़ लें। हमारा टारगेट इंटरलॉक लगा के पकड़ के रखना पैरों को, और फिर गर्दन उठाना, यदि सर्वाइकल वगैरह नहीं है तो होल्ड करना। श्वास सामान्य और आराम से छोड़ देना। तो ये जितने अभ्यास बताए ये सभी के सभी वेरिकोज के लिए अच्छे माने गए। और अंतिम में शवासन में लेट जाना। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शवासन में और नींद लेने में थोड़ा अंतर होता है। अंतर इनमें यह है, शवासन करते समय आप जागते रहेंगे। एक शव मतलब मृत अवस्था की भांति आप लेटे तो हैं बिना मूवमेंट के, पर इसमें प्राण चल रहा है, और मृत व्यक्ति में प्राण नहीं चलता। अब ये प्राण चल रहा है, कान आपके सुन रहे हैं, सारी इंद्रियां आपकी एक्टिवेट हैं, और आपका सेंसर, बॉडी का स्पर्श इंद्रिया, अंदर का पाचन, पूरा सिस्टम चल रहा है। पर आप दूर से कोई देखे, ऐसा लगे व्यक्ति मृत की भांति शववत है, ये कोई मूवमेंट नहीं, पर अंदर जो है इसमें मूवमेंट चल रही है। शवासन में आपकी जागरूकता बनी होती है अपने स्वयं के प्रति। आप स्वयं को देख रहे हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ने के लिए एक एक अंगों को आप निर्देश दे रहे होते हैं। पाँव की उंगलियों से लेकर के शीर्ष पर्यंत कहीं कोई तनाव न रहे, अकड़न जकड़न न रहे, एक एक करके आप सबको विश्राम देते जा रहे हैं। और पूरा शरीर ढीला शिथिल हो गया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल करके अपने अंतःचक्षु से, अपने मन से उन अंगों पर लेकर जाएं, और फिर उस अंग को निहारें, देखें और उसे ढीला छोड़ दें। जहाँ कहीं भी तनाव है उसे देखें और उसे पूर्ण विश्रांति के लिए बोलें, पूरा शरीर विश्राम, उस अंग विशेष को विश्राम दे दें। और एक प्राण का संपुट लगाएं, और वहाँ एक प्राण पहुंच रहा है, और सर्कुलेशन जो है वो आपका ठीक हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम, विश्राम। आंखों की पलकों को ढीला छोड़ दें, मुखमंडल को ढीला छोड़ें, दांतों को, जिह्वा को ढीला छोड़ दें, ललाट, फोरहेड को विश्राम दें, कहीं तनाव न झलके आपके मुखमंडल पर। पूरा शरीर शिथिल। कंधों में तनाव न रहे, कंधों को ढीला छोड़ दो, घुटनों को, कमर को ढीला छोड़ दें। स्वयं का पूर्णता से निरीक्षण करें, फुल अवेयरनेस के साथ, फुल अवेयरनेस ऑन योर बॉडी। पूरा शरीर स्पंदित होना, स्पंदित होते हुए आप महसूस कर सकते हैं जब पूरा शरीर शिथिल होता है तब।
नाभि की धड़कन, हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। महसूस करते समय कुछ पलों के लिए श्वास अवरुद्ध सा हो जाता है, रुक ही जाता है, और तब आप उस धड़कन को, अनाहत नाद को सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। चलते श्वास में, चलते विचारों में महसूस नहीं होता। कुंभक अवस्था ही ध्यान की अवस्था होती है, राजयोग की अवस्था है, रुक जाना, श्वास का रुक जाना, पर चलकर रोकना नहीं होता। शवासन में केवल शरीर को देखना है, विश्राम। अब पुनः शरीर को प्राणवान बनाएंगे, लंबी गहरी श्वास चलकर लेना, हाथों पांव की उंगलियों को हिलाना, और गर्दन को दाएं और बाएं करना। और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और एंटरलॉक लगा करके ताड़ासन की भांति अपने आप को खिंचाव दीजिए, खिंचाव दीजिए। फिर अच्छे से अंगड़ाई लेना। यह अंगड़ाई लेने से ऐंठन कम होता है और रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। अब बाएं हाथ को नीचे ले आएं और बाएं पांव को फोल्ड कर लें, दाहिनी ओर आराम से करवट ले लें और 5-10 सेकंड इसी स्थिति में अपने आप को होल्ड करके रखें। अब धीरे धीरे आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद करके सीधे बैठेंगे और दीर्घ श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है। श्वास की कमी के कारण ये रोग बनता है। ऑक्सीजन का स्तर यदि आप धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो आप समझ लीजिए ये समस्या भी दूर हो जाएगी। जब हम कहीं बाहर की खुली हवा में, धूप में नहीं जाते तब ये समस्याएं बढ़ने लगती हैं। हम एक बंद कमरे में छोटे से एक स्थान पर हम अपने को केंद्रित करके वहीं पर दिन भर का समय बिताते हैं। छोटी छोटी छतों के बीच में रह कर के रात तक 10-10 घंटे सोते रहते हैं। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम होता रहता है और ऐसी स्थिति में ये समस्याएं बढ़ने लगती है। तो आपको चल करके खुले में, बिल्कुल ऊंची छत के या खुले आकाश में, सुबह की ताजी हवा में, आप प्रकृति की गोद में आप जब बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे और फिर गहरी श्वास का लेना और गहरी श्वास का छोड़ना, इस पर आप ध्यान देंगे। ऐसा करने से श्वास के साथ साथ रक्त का प्रवाह भी बढ़ने लगता है। रक्त का प्रवाह यानी एक शरीर के अंदर एक प्राण होता है जिसका नाम है व्यान प्राण। मुख्य 5 प्राणों में से एक प्राण है व्यान। व्यान प्राण जो है पूरा का पूरा सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन उसके हाथ में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यान के हाथ में है, उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है कि आपको रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में अच्छे से करना है। तो आप व्यान प्राण जब लंबी श्वास लेते हैं तो वह सक्रिय हो जाता है। छोटी श्वास से तो केवल प्राण ही चलता है। प्राण का अभिप्राय हृदय से नाक तक का ही श्वास चलता है। तो हृदय जिससे आप केवल जीवित रहते हैं,
बाकी शरीर धीरे धीरे मृत हो जाता है, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वहां के प्राण अलग अलग हैं। तो इसलिए सर्कुलेशन के लिए प्राण है वह व्यान प्राण। पाचन को ठीक रखना है तो समान प्राण। बाहर यदि आपका कॉन्स्टिपेशन है, यानी आप पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसके लिए प्राण जो है उसका नाम है अपान, अपान वायु, अपान। तो ये सबका अलग अलग है। तो हम केवल प्राण का ही स्मरण रखते हैं, केवल प्राण चल रहा है, यानी हृदय और नाक तक। जैसे कोमा में देखा, केवल प्राण चलता है उसका, बाकी शरीर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि सब प्राण अपने आप में बृहद है। तो आपने अभी दीर्घ श्वास प्रश्वास से ये भाव से करें कि आपके अंदर व्यान प्राण जो है वह एक्टिवेट हो रहा है और पूरा शरीर का सर्कुलेशन जो है वो सक्रिय हो गया। और ये ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर का ही ये रोग है, तो आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते बढ़ते आप महसूस करेंगे, जो ये नसों में नीला जो पर्पल रंग का जो कलर नजर आ रहा है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, गायब होने लगेगा कुछ ही दिनों में। ये अभ्यास है लंबी गहरी श्वास का। दूसरा अभ्यास है आपका प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसमें श्वास लेना है, दाईं नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास लीजिए और दाईं ओर से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः दाईं ओर से श्वास को लेना, बाईं ओर से छोड़ना। ये बिल्कुल सहज प्राणायाम है, पर इसमें श्वास के साथ आप बीज मंत्र का स्मरण करेंगे। मान लो आपका स्वभाव है जब कोई मिलता है आप राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, राम राम कहते हैं। जो भी आप बीज मंत्र का स्मरण करना चाहते हैं, तो उस स्मरण के साथ श्वास को धीमी धीमी गति से लीजिए। श्वास का पुटक बना के, यदि आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लीजिए। केवल ओम का उच्चारण करते हुए लेना चाहते हैं तो मानसिक जप करते हुए ये अभ्यास करेंगे तो कहलाएगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास, धीमी धीमी गति से, कान तक अपनी आवाज ना आए श्वास की, इस एक शर्त के साथ आप श्वास को लेंगे और श्वास को इतनी ही धीमी गति से दूसरी ओर से छोड़ देंगे। श्वास को धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना। प्रत्येक श्वास का आयाम है, लेते और छोड़ने समय का जो काल संख्या है वो धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, दीर्घ होगी, सूक्ष्म होगी, तभी जाकर के ये प्राणायाम का जो एक नियम है वो आप पर लागू होगा। केवल श्वास लेना छोड़ना मात्र कार्य नहीं है। चिकित्सा तभी काम करती है जब आप उसको उसी नियम से काम करते हैं। तो गहरी श्वास लेना है और श्वास छोड़ते समय ध्यान देना। ये हो गया नाड़ी शुद्धि बीज मंत्र के साथ। यदि आप केवल बिना बीज मंत्र करेंगे तो आप ये कहलाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। वेरिकोज में विपरीत करनी अभ्यास जो हमने पांव को ऊपर किया वो सबसे बेस्ट माना गया आसनों में एक। दूसरा प्राणायाम में अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है 2। अब तीसरा है शवासन, जब हम लेटते हैं शवासन जो आपको करवाया। ये 3 अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। मुद्राओं में जब मुद्राएं आपको बताएंगे, एक मुद्रा आती है अपान वायु मुद्रा, वो आपको बताएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये 4 अभ्यास यदि कम समय है तो 4 यदि आप कर लेते हैं तब भी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब बचे हुए जो प्राणायाम है उनमें से एक प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का है, जिससे आपका तनाव भी कम हो, मोटापा कम हो, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, नींद अच्छी हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे और आप यदि श्वास छोटा होता है तो 5-10 बार आप म का साउंड करेंगे, नहीं तो अभी हम सब 3 बार एक बार दोहराएंगे।
गहरी श्वास लीजिए, म की ध्वनि का नाद करेंगे। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे विश्राम दें। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, एक पहले जो सबसे पहले हमने किया दीर्घ श्वसन का अभ्यास जिसे हम सहज प्राणायाम कहते हैं, ये 4 प्रकार जो आपको करने, कुछ भी नहीं हो तो दीर्घ श्वसन का अभ्यास तो जरूर करना है और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। ठीक, कुछ समय नहीं लगता इनमें, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं। सुश्रुत संहिता में, आयुर्वेद ग्रंथों में कहा है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावा ही भावानाम सर्वा भावा शरीरी नाम, यानी सब कुछ छोड़ करके, सर्वमन्यत परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके शरीरम अनुपाल, शरीर का पालन करना चाहिए। यदि शरीर में रोग लग गया तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, सबसे पहले उसका संरक्षण करिए। यदि वो स्वस्थ रहेगा तो आपके सामने जो कुछ भी है उसका भाव यानी उसकी प्रेजेंटेंस आपको फील होगी, नहीं तो सब अभाव हो जाएगा। यानी शरीर ही सब कुछ अच्छा है। शरीर में कभी आपने देखा बुखार हो गया तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, आपका पसंदीदा जो भोजन होता है वो भी खट्टा खारा, उसमें स्वाद नहीं आता, रस नहीं आ रहा। क्यों? शरीर ही सुख दुख का केंद्र है। यदि आप सुख चाहते हैं तो शरीर स्वस्थ चाहिए, और नहीं स्वस्थ है तो ये दुख का अनुभव करता है। ये शरीर का स्वभाव है। कोई व्यक्ति कहता है मैं दुखी रहता हूं तो उसके पीछे कारण क्या है? शरीर स्वस्थ नहीं है, वो मानसिक रूप से रुग्ण है, इसलिए ऐसा महसूस कर रहा है वो। यदि मन से स्वस्थ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुख का अनुभव करे, वो सुख का ही अनुभव करेगा। ये एक ऐसा ही है, नहीं तो हवा में कितने दुख घूम रहे हैं सोचिए। अब उसको कोई कोई व्यक्ति क्यों ग्रहण करता है? सभी को अंदर जाना चाहिए ना उसका प्रकाश, जैसे सूरज की रोशनी जा रही है, पर ऐसा नहीं होता। तो इसके कारण यही है कि सुख दुख आपके अंदर निहित होता है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी हम मंत्र के साथ 3 शांति बोलते हैं, यही आध्यात्मिक शांति है, यही आपका आदि देविक है, आदि भौतिक है। तो ये एक अपने आप में तीनों तरह से संताप्त हमारे शांत हो। तो जब आप इस पूरे भागदौड़ में रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। दुकान के अंदर, कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो कुछ नहीं तो आप हाथों की मुद्राएं लगा लो, है ना। तो मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ जो मुद्रा है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में क्या करना है? पहला, ये वायु का कारक है हमारा तर्जनी उंगली, कौन से तत्व का रिप्रेजेंट करती है? वायु। इसको तो आप क्या लगा लेंगे? इस अंगूठे के बिल्कुल मूल में लगा लेंगे। अब अपान वायु वाला जो भाग है, यानी अनामिका और मध्यमा, इसको अंगूठे के साथ स्पर्श करा लेंगे। ठीक, अब लिटिल फिंगर है, इसको आप सीधा कर लेंगे, तो इसे बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा इसमें सबसे अच्छी काम करती है, क्योंकि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह भी बढ़े, यानी ऑक्सीजन बढ़े, वायु बढ़ना चाहिए। अब दूसरा है अपान, यानी गंदगी नष्ट हो जाए, यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाए। तो दोनों के लिए ये सबसे बेस्ट मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। हृदय रोगियों को भी ये करवाई जाती है, जिनके हार्ट की समस्या है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, उनको करना चाहिए। तो
तो अपान वायु मुद्रा बहुत अच्छी है। यदि आप इसे 10 से 15 मिनट करते हैं, पर उंगलियों का अग्रभाग जैसे जो है स्पर्श कराना है, दबाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्रेस नहीं करना, केवल हल्का सा स्पर्श करा के रखना और सहजता से बैठना है। जब या आप शवासन में लेटे हैं तब बैठ सकते हैं, ऐसे लेट जाएं बनाकर स्थिति, या आप ध्यान कर रहे हैं तब बैठ सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं तब बैठ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, दिन में एक बार ये जरूर कर लेना है जिनको वेरिकोज की समस्या। 3 मुद्राएं और हैं सामान्य, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा भी अच्छी है, मन को शांत करती है, मस्तिष्क को राहत देती है। एक है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में कौन सी उंगलियां? अंतिम दोनों उंगलियों को आप स्पर्श करा देंगे, ये प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा आपके अंदर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, रोग अंदर नहीं आएंगे आपके, और ये प्राण मुद्रा आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु में कौन सा है भाग हमारा वायु का? ये। अब इसको यहां पर आप स्पर्श करा के रोक के रखेंगे, वायु मुद्रा। तो इस प्रकार से ये कुछ अभ्यास हैं, पर इन चारों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वह है अपान वायु मुद्रा। इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है, करना ही करना है, तब जाके ये लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि हम ये सब अभ्यास तो कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में आप अपने स्तर पर कितना ठीक करते हैं ये पता नहीं चलता। हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, संरक्षण में करना है। वो कब करना है, डॉक्टर से कब मिलना है, वो कौन सी स्थितियां होती है जब आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। उसके लिए मान लीजिए नसों में आपके वेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कई बार लोगों के रक्त जो है हल्का हल्का बाहर आने लगता है, नसें फटने लगती हैं, उसमें नसों के अंदर ही ऐसा लगता है छबके जैसे बोलते ना रक्त के, ब्लड के, वो ऐसे अंदर चितकबरा उसमें नजर आने लगता है। तो कुछ फूटने लगते हैं, वो ब्लीडिंग होने लगती है। अब नसें यदि फूल रही हैं, बहुत ज़्यादा पाँव में भारीपन लग रहा है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेंगे। अपने से प्रेशराइज होकर के पैरों को इकट्ठा करके सब ऐसा नहीं करना है और अभ्यास करना है। यदि स्किन में बहुत ज़्यादा ऐसे कालापन आने लग गया है, पूरा स्किन का रंग बदलने लग जाता है, वहां पर पूरा निशान बनने लग गया है बड़े बड़े ऐसे, तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। जहर फैलने को बोलते हैं। सो हम क्या बोल दिया, जहर फैल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपका मृत्यु हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर उस रक्त की यानी उसको बढ़ने नहीं देना, शुद्धता चाहिए। घाव बनना यानी आपको चोट लग गई है, अब वो ठीक नहीं होगा, घाव बनने लग रहा है। अब इसमें केवल वेरिकोज की बात है, आपको हाइपर है, डायबिटीज पेशेंट्स हैं, बहुत सारी अन्य और भी एक कॉम्प्लिकेट हो जाता है, समस्याएं साथ में है, तब तो आपको बहुत एक पर्सनल एक गाइडेंस में आपको अभ्यास करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना। अब इसमें कुछ सावधानियां ये है कि लंबे समय तक आपको खड़े और बैठे नहीं रहना है, आपको बीच बीच में मूवमेंट करना है। यदि खड़े हैं तो बैठेंगे, बैठे हैं तो अब खड़ेंगे। ये थोड़ा आपको 15-15, 20-20 मिनट के बाद ऐसा आपको आवृत्ति करना पड़ेगा, नहीं तो वापस से ये अकड़न आएगी। पैरों को सीधा करेंगे, जहां आप चेयर पर बैठे हैं ऊपर वहां पर कुछ बॉक्स रख करके ऊपर कुछ बड़ी चीज रख लीजिए, पैरों को नीचे न रख करके ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि सर्कुलेशन आपका ठीक हो। ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और भारी वजन के लिए मना किया। सीढ़ियों पर चलते समय भी नसों में बल पड़ता है, ठीक है। सीढ़ियों में आप लिफ्ट लगाए, लिफ्ट से जाइए और सीढ़ियों से नीचे आइए, तो ये प्रारंभिक स्टेज है, ऐसे आप करते हैं तब भी इनको आराम मिलता है। और वजन वेट लिफ्टिंग वगैरह आप घर सोचो वो सब बंद कर दीजिए, उसको नहीं करना। वजन उठा के नहीं चलना, वो काम एक बिगाड़ता है। दबाव वाले कई बार सोचे कि चलो पैरों को दबा लें, नसों में खून ठीक हो, ऐसा नहीं है, वो नहीं करना।
हाँ, व्यान प्राण को एक्टिवेट करने के लिए केवल आप 1 मिनट का सूखी मालिश, ड्राई मसाज होती है, नहाने से पहले आप ऐसे बॉडी को ऐसे रब करके, रगड़ करके ऐसे स्नान करना है। ऐसे करने से खून में एक रक्त संचार बढ़ता है। हल्का हल्का ऐसे स्वयं को ऐसे हल्का हल्का ऐसे थपकी हल्के हल्के हाथों से दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप उल्टे सो के और बच्चों को बोलो पैर के ऊपर चलो, वो नहीं करना, है ना। नसें क्या है, फूट जाएंगी आपकी। फिर बच्चे तो मत कहिएगा, आप स्वयं ध्यान रखना है, उन पर दबाव नहीं देना, प्रेशर नहीं देना। हाँ, पिल्लो रख करके इनको आप पैरों को सीधा करना, ऐसे करना, थोड़ा सा वो सब कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा अभ्यास है, मेरे पास अभी नहीं है, करके दिखाते आपको। पानी के लिए 2 बकेट रख लेने हैं, है ना। आप कुर्सी पर बैठे हैं, एक में नॉर्मल पानी, एक में गुनगुना पानी। आप पहले स्टार्ट करेंगे गुनगुने पानी से, ठीक है। गुनगुने पानी में आप पैरों को डबो देंगे, यहां तक के भाग को पानी को डबो दें। फिर आपको कितना मिनट, 2 से 3 मिनट तक उसमें डबो के रखिए, भिगो के रखिए अंदर। फिर वहां से निकालिए, नॉर्मल पानी में रखिए, उसमें उतना ही समय आपको देना है। फिर वहां से हटा करके इसमें रखना है। मान लीजिए 5 राउंड ऐसे ऐसे किया, अंतिम में आपने गर्म गुनगुने पानी में रख करके छोड़ना है। स्टार्ट कहां से करना, गर्म से करना है, और लास्ट में एंड भी गर्म से करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इससे नसों में आकुंचन और प्रसारण की क्रिया स्टार्ट होती है। जो मैंने कहा वॉल्व्स जो होते हैं वो वीक होने से वजह से आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, वो अब ठीक होने लगता है। जब ठंडे में जाएंगे मसल्स आपकी सिकुड़ेगी, गर्म में आते ही मसल्स फैलेगी, तो ये प्रक्रिया होने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये कार्य आपको सोने से पहले करना है, जब आप रात को सोते हैं तो उससे पहले करना, और सर्दियों में तो जरूर करना है। सर्दियों में समस्या ज्यादा बढ़ती है, तो ये समस्या उस समय करना, क्योंकि उस समय हम बहुत ज्यादा घूमते फिरते नहीं, सब सिकुड़ के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है, और खाने को सब ज्यादा खाते हैं, तो ये दिक्कतें उस समय आती हैं। तो आप उस समय करिए। बाकी खान पान के अंदर स्पेसिफिक क्या है, फाइबर से जुड़ा सब भोजन करिए। विटामिन सी को बढ़ाइए मात्रा, इसको आप पीजिए, इसको विटामिन सी लिक्विड फॉर्म में आता है जो, उसको पीजिए। विटामिन ए है, विटामिन ई है, और ये ओमेगा जो 3 होता है उसको आप ले सकते हैं। और पोटेशियम, जैसे एक केला आपको खाना है ना, पोटेशियम जिससे मिलता है उसे आपको लेना है। ये कुछ एक सरल उपाय हैं जिन्हें हम खान पान में ऐड करना है। और जंक फूड जो तला भुना ये सब नहीं खाना। धूम्रपान तो बिल्कुल मना होता है इसके अंदर, क्योंकि धूम्रपान करने से तो और ज्यादा ब्लड में दिक्कतें आती हैं। तो धूम्रपान नहीं करना, कॉफी चाय कम कर देना होता है, न पिए तो अच्छा है। तुलसी का केवल पानी बनाकर पीजिए, पुदीना का पानी पीजिए, धनिया का पानी पीजिए। पर एक आता है ग्रीन ग्रास आती है, तो वो आप पानी बना के पीजिए, पर आप उसको छोड़ दीजिए। चीनी की मात्रा कम कर दीजिए, चीनी नहीं लेना। वैसे ही मीठा कुछ है वैसा लीजिए, पर चीनी से जुड़ा कोई भी मिष्ठान वगैरह नहीं लेना होता, जिससे शरीर में बाधा नहीं बने, शरीर आपका सहज हो जाए। ऐसे सूप बना के अलग अलग बहुत तरह के बने हुए वो पीजिए। बाकी आप चिकित्सक से सलाह लेते रहिए। ये मैंने जर्नली कुछ मुख्य बातें बताई हैं, आप इसको देख करके भी फिर भी एक सलाह जरूर लेना है स्टार्टिंग में। और कुछ विशेष समस्या हो तो आप मैसेज करके पूछेंगे, तो वही बात है कि कितना का जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे बोलने को बोल देते हैं कि मैसेज करके पूछ लेना, पर मुश्किल होता है बताना। पर आप अपने नज़दीक कोई भी एक्सपर्ट हैं उनके सानिध्य में करें। अभी बिगनर्स हैं तो ये सब कर सकते हैं, ये सामान्य अभ्यास मैंने बताए। चलिए अभी हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करें। श्वास लेते हुए वापिस आई, हथेलियों का घर्षण करें और आंखों पर स्पर्श कराएं।
धीरे धीरे आंखें पलकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे।